क्योंकि संबंधों का भी जो है ये आ गया कि संबंधों में मेरा रोल क्या है, जो पूरा मानव जाति का प्रयोजन है, उस प्रयोजन में मेरे परिवार के लोग, मैं, मेरी अगली पीढ़ी, ये भी उस प्रयोजन के अर्थ में लगे हुए हैं या उससे अलग जा रहे हैं, कहीं पे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इस तरफ भी ध्यान जाएगा अपना। जब हम संबंध निभाएंगे तो हमारी भूमिका जो है वो इस तरफ भी जाती है, मतलब जा सकती है। अब तो हम देख पाते हैं कि हमारी थोड़ी थोड़ी जाती है। तो उसमें जो है बड़े होते हुए बच्चे और हमारा परिवार जिस स्थिति में अभी जी रहा है, उसमें हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, हमारा बिजली का कंजम्पशन, इन चीज़ों की तरफ भी कुछ-कुछ ध्यान जाता है या जा सकता है या नहीं जा सकता, कि हमारे परिवार की कलेक्टिव मानसिकता में, संबंधों में इन चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है। मूल्यों की तरफ संबंधों में ठीक तरीके से जी पाएँ, इस तरफ ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि हर मानव सुखपूर्वक जीना चाहता है, हर मानव समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है। ठीक है? तो वो सुख पूर्वक, समृद्धि पूर्वक जी पाएँ, हमारे बच्चे जी पाएँ, ये एक स्थिति है। पूरी मानव जाति जी पाए, उस मानव जाति में जब ऐसा समाज होगा तो हमारे बच्चे उसमें इंटीग्रेट होने लायक हैं, या हमारे बच्चे तो भोग वाली कैटेगरी में ही, मतलब वो आ गए, वो सिर्फ़ उसी में ही खुश रह पाते हैं। ये चीज़ें जब हम ध्यान में जाते हैं तो मुझे लगता है कि सीधा-सीधा संबंध के साथ में भी रिलेट हो जाता है फिर। जी भैया, धन्यवाद, थैंक यू। भैया मेरा एक क्वेश्चन था मूल्य से रिलेटेड। कल कुछ बात हो रही थी अंकित भैया से, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। हुँ, कुछ मूल्य के बारे में बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि जैसे सम्मान मूल्य है हुँ, या कॉम्पिटेंस का मूल्य है, तो उसमें ऐसा होता है कि मूल्य की समझ ना होने से हमारे अंदर जो है उस चीज़ का अभाव होता है, या नासमझी की वजह से जो सम्मान की एक डेफिशिएंसी जो लगती है वो इस वजह से होती है। हुँ। तो मेरे को भैया इमोशनली इम्बैलेंस होना या एंजाइटी, ये सब चीज़ों का जो है उसका मूल्य में थोड़ा सा जीवन विद्या की तरफ से कुछ बता पाएंगे कि अगर इमोशनली कुछ वो हो रहा है, अपसेटिंग हो रहा है, या किसी चीज़ से एंजाइटी हो रही है, तो हुँ। उसके लिए क्या मूल्य। हाँ, आप आई थिंक मैं क्वेश्चन कन्वे कर पाया। हुआ मैं हूँ, फिर अब जवाब ठीक होगा तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं क्वेश्चन समझा था, और नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में रख देना उस समय। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ का अभाव तभी होता है हाँ जब जी। कहीं पे समझदारी नहीं होती। तो कल यही समझ बनी हुँ, थी, तो जैसे कि जितने मूल्य हैं उनका समझदारी ना होने के कारण कुछ-कुछ, जैसे सम्मान को लेके अभाव हुआ, या फिर सेल्फ पे डाउट हुआ, या फिर तो इसमें ही कुछ इमोशनल इम्बैलेंस, एंग्जायटी, ये ऐसी जो चीज़ें रहती है हुँ, कई हुँ, बारी हुँ, हुँ। चीज़ को लेके, तो बिल्कुल। उसको कैसे डील करना, और वो जीवन विद्या में उस चीज़ के हाँ, बारे में तो भैया कोशिश नहीं यहाँ पे करना। ना, हाँ, तो जीवन विद्या में सबसे तो एक तो मेरे को ये क्लियरली बिल्कुल ये लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन विद्या की भी, और हमारे ऊपर मतलब ऐसा वो वेरीफाई हो जाता है जब मैं अपने में देखता हूँ कि मानव की 2 तरह की आवश्यकताएँ हैं। है ना? एक भौतिक आवश्यकताएँ और एक मन की आवश्यकताएँ, जिसको हम भाव की आवश्यकताएँ और समझ की आवश्यकताएँ, इस 2 कैटेगरीज़ में रख सकते हैं। तो शरीर की आवश्यकताओं से हम सब अवगत थे पहले से भी। मन की आवश्यकताओं का हमारे कुछ-कुछ भास-आभास होता था, लेकिन उसकी स्पष्टता नहीं थी। तो अब जीवन विद्या में प्रस्ताव के रूप में क्या कहा गया कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। ठीक है? इन दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है ना? जब शरीर बीमार होता है तो मन के लेवल पे अच्छा नहीं लगता, और जब मन को खराब लग रहा होता है, जैसे जिसको हम हाइपरटेंशन, हाई बीपी, एंग्जायटी, स्ट्रेस, है ना? इन इस तरह की चीज़ों से पहचानते हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये अपने अंदर कहीं न कहीं पर मन के लेवल पे डिस्टर्बेंस हो रही है। ना, कोई हमारी पिटाई नहीं कर रहा है, किसी ने हमको जेल में नहीं बंद किया हुआ है, लेकिन किसी का कुछ व्यवहार ऐसा है, किसी का कुछ शब्द ऐसा है, जिससे
मैं दबाव में महसूस करता हूँ, विचलित महसूस करता हूँ, स्ट्रेस में महसूस करता हूँ और फिर वो जो मन की स्थिति है वो शरीर की स्थिति को भी खराब करती है। फिर हमारी हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी ये वाली चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेस की जो निशानियाँ हैं जिसको डॉक्टर लोग पहचानते हैं, तो ये शरीर और मन साथ-साथ चलते हैं, अविभाज्य हैं। ये इस तरह से हम इसको देख पाते हैं। तो अब भाव की आवश्यकताएँ एक-दूसरे के साथ में कैसी पूरी की जाएँ और ये करनी भी है कि नहीं करनी और भाव क्या है, ये तो डायरेक्टली जीवन विद्या में इसका कंटेंट जो है वो क्लियरली आ ही रहा है। अभी हम लोग जूझते इन चीज़ों से हैं कि हमारे को समस्याएँ काफ़ी बार बड़ी उम्र के लोगों से होती है ना? हमारी अपनी उम्र के 40-50 साल वाली उम्र के या इससे बड़े भी या इसके आस-पास और हम हमें लगता है कि अब इनको भाव के बारे में कैसा समझाया जाए? तो बाबा जी ने इसकी तरफ इशारा ये किया है एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के रूप में कि बच्चा जब तक स्कूल कॉलेज जा रहा होता है तब तक ना उसकी पात्रता बनी रहती है चीजों को समझने के लिए। तब तक वो अपने आप को स्टूडेंट के रूप में पहचानता है ना? उसको लगता है कि मेरा टीचर मेरे से ज़्यादा जानता है, मेरे मम्मी-पापा मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो जितनी भी ये भाव के बारे में भी हमारा कंटेंट है, सूचनाएँ हैं, जब हम बच्चे को फिज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा मन लगा के समझ लेता है, उसी समय भाव के बारे में भी बता दिया होता तो अच्छा रहता। क्योंकि होता ये है कि एक बार बच्चा कॉलेज से निकल जाता है, नौकरी करना शुरू करता है, कुछ काम करना शुरू करता है, पैसे कमाना शुरू कर लेता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अपने आप को समझदार मान लेता है। तो फिर जब हम उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं किसी 30 साल वाले को, 40 साल वाले को, 50 साल वाले को कि भैया तुम अभी समझे नहीं हो, तो उसको बुरा लगता है। उसको लगता है कि उसका अपमान हो गया क्योंकि वो अपने आप को समझदार मान के बैठा हुआ है। वो तो अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छे नंबर लेके आया था। तो हमने समाज के एक्सेप्टेड मापदंडों के हिसाब से उसको समझदार माना हुआ है। तो जब हम उसको समझाने जाते हैं, तो हम कह रहे हैं कि तुम्हें समझा रहा हूँ, वो अपमानित महसूस कर रहा होता है। काफ़ी बार ऐसा एक कंडीशनिंग सा हो जाता है। कोई-कोई रेयरली होते हैं, जैसे हम सब लोग मिलकर बैठे हैं, तो हमने अपने में ये स्वीकार किया कि हमारी अभी समझ पूरी नहीं हुई है और हमें अपनी समझ पे काम करना है। लेकिन लेकिन बड़े होने के बाद में ऐसी स्थिति काफ़ी कम लोगों की आती है। स्टूडेंट लाइफ में ये वाला तो काम बेस्ट हो भैया ऐसे सकता है। सिचुएशन में डील कैसे करना चाहिए जब ज़रा दोबारा बोलिए? मैं कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में फिर जब कुछ अपसेटिंग हो या फिर कोई ऐसी चीज हो तो उसको डील कैसे करना चाहिए उस समय तो या तो मूल्य की समझ होनी चाहिए और इसके लिए मतलब एकदम इसके पैरेलल कोई मूल्य है ऐसा which fits with it। तो भैया तब तक तो जैसे पहले चल रहा था वैसे चला जाए, शरीर का ध्यान रखा जाए, है ना? जैसे हमारे आस-पास अगर हमारी उम्र के लोग हैं, हमारे से बड़ी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मतलब ऐसा घरों में कई बार मैं देखता भी हूँ कि कुछ-कुछ ऐसे इक्वेशन समीकरण जो है वो ठीक से नहीं चल पाते हैं, है ना? बुजुर्ग अपने आप को समझदार मानकर बैठे रहते हैं और जो हमारी जनरेशन वाली पीढ़ी है, उनको लगता है कि भैया नहीं, इतनी भी समझदारी नहीं है जितनी आप मान के बैठे हो। तो ऐसे में मेरे को मतलब ये मेरा सिर्फ व्यक्तिगत व्यू है, तो इसमें ऐसा है कि भैया जो जो समय है उसको अपनी अभी तक की जितनी समझ परिवार में बनी है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो ठीक लगता है वो कर लिया जाए, है ना? लेकिन लेकिन होता क्या है कि हम जब संबंधों में जी रहे हैं तो एक हमसे ऊपर वाली पीढ़ी है, हमसे बड़ों वाली या हमारी उम्र की पीढ़ी है, एक हमसे छोटी पीढ़ी है, हमारे बच्चों वाली उम्र की जो पीढ़ी है। तो मेरे को ये लगता है कि कहीं हमसे ये गलती ना हो जाए कि हम अपने को जो अपने से बड़ी उम्र वालों से पीड़ित पाते हैं कभी-कभी, हमारी पूरी ऊर्जा उनके साथ में लगी रहे अपने आप को सेटल करने के लिए और कहीं पे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, उनकी तरफ से हमारा ध्यान कम ना हो जाए। तो हमारी मेन ज़िम्मेदारी है, वो हमारे जो बच्चे हैं, जिनको हमने पैदा किया है, जिनको हमने बड़ा करने की ज़िम्मेदारी स्वीकार की है, उनको पैदा करके, उनको हम ये सही मूल्यों के साथ में जीना, संबंधों में जीना, है ना? अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये वाले चित्रण उनके मन में हम न्याय, धर्म, सत्य वाले, ये वाले
हम अपनी समझ बनाएं और उनके साथ में बनाएं, ये वाला मेन काम है। उसके बाद में जिन जिन संबंधों में भैया हमारी जो पीड़ाएं हैं, ये सच्चाइयां ही है कि हम जूझ ही रहे हैं कहीं आसपास, उसको जैसी हमारी अभी तक समझ बनी है उसके साथ में वहां पर किया जाए। मैं तो ऐसे ही इतना ही इसको देखता हूँ। छोटी उम्र वाले बच्चे जो हैं वो हमारे समझाने से समझेंगे। बड़ी उम्र वाले जब तक खुद को नहीं उनको स्वीकार होगा कि मुझे समझना है, हम उनको समझाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। है ना? बच्चे की हम ट्यूशन लगा सकते हैं, हम अपने भाई बहनों की ट्यूशन नहीं लगा सकते अगर अगर वो खुद इस चीज को स्वीकार ना करें। भैया 2 चीज़ें थी कि अगर किसी बड़े के साथ ना हो और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा महसूस हो रहा हो कभी, तो और दूसरा कि मैं फिर से कहूँगा कोई अगर मूल्य जैसे कि ताकि इसको वो जज कर सके कि क्या ये सम्मान का वो विषय है या फिर में ऐसा वो है, कुछ ऐसा है तो जीवन हाँ, विद्या का? तो इसको भैया मैंने एक बार शायद आप लोगों के साथ में पहले शेयर भी किया था। मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई थी भैया, जिसमें मैंने 30 नाम लिखे। ऐसा शेयर किया मैंने आपके साथ में कि नहीं किया? पता नहीं, याद नहीं है, आप बताइए। अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूँ। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई भैया शुरू शुरू के दिनों में, जिस स्थिति में आप है ना अभी, उस स्थिति में जब मैं था, तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई और मेरे को अच्छे से याद है उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 नाम लिखे मैंने अपने अपने संबंधियों में, अपने परिवार के लोगों के, भाई बहनों के, मित्रों के, ऑफिस वाले लोगों के, ऐसे मिला के 30 नाम लिखे मैंने उसमें। ठीक हो गया? फिर उसके बाद में उन 30 नाम के साथ में एक एक नोट बनाने की कोशिश की कि ये संबंध में मुझे तृप्ति मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मैं बड़ी आसानी से कई संबंधों के आगे लिख पाया कि भाई हाँ, यहाँ तृप्ति मिल रही है, और कई संबंधों के आगे लिख पाया कि भाई यहाँ पर तृप्ति जो है वो नहीं मिल रही है, मतलब इनके साथ में बैठकर अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, ऐसे करके। अब जहां जहां पर तृप्ति नहीं मिल रही है, वहां वहां पर फिर मैंने जो ये मूल्यों वाली है ना, संबंधों में मूल्यों वाली लिस्ट, ये सामने रखी और ये देखा कि इनमें से कौन सा मूल्य जो है वो यहाँ पर ठीक तरीके से परस्परता में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से संबंध में तृप्ति नहीं मिल रही है। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? क्योंकि बाबा जी ने जब क्लियरली लिस्ट बना दी कि परस्परता में, संबंधों में 9 स्थापित मूल्य हैं, तो जब भी संबंध ठीक नहीं चलेगा, इन 9 स्थापित संबंधों में से ही कहीं पे कुछ खराबी होगी। तो उससे मेरे में एक अच्छा तो काम ये हुआ कि ऐसे बार-बार देखने स्पष्टता बनी। उससे पहले तो बनी थी, 9 मूल्य सुन तो बहुत बार लेते हैं, व्यावहारिक रूप में कैसे देखें, तो वहाँ पर वो मतलब ऐसा लगता है पता ही नहीं चलता था कहाँ शुरू किया जाए। तो मैंने मैंने पर्सनली ऐसा मतलब किया, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पे संबंध नहीं चल रहा ठीक से, वहाँ पे ये 9 मूल्यों की लिस्ट में से एक-एक करके चेक किया जाए कि भैया कौन-सा मूल्य जो है वो यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं परस्परता में चल रहा। तो वो जैसे-जैसे उस पे ध्यान जाता है, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जी। है ना? तो फिर जो फिर एक बार पकड़ में आ गया, मैं जैसे होता है ना, हम कुछ दिन पहले इसी में पढ़ रहे थे कि बाबा जी आयुर्वेद के वो थे, तो नब्ज देखते थे, नाड़ी देखते थे, तो एक बार पकड़ में आ जाए कि भैया बीमारी कहाँ पे है, तो यहाँ पर मन वाली सारी बीमारियां जो है वो मूल्यों में है, परस्परता में अगर जो संबंधों की है, तो उसको देख लिया जाए। तो फिर उसके बाद में देखा जाए कि भैया अब इस पे कुछ काम करने की मेरी स्थिति बन रही है या नहीं बन रही। और साथ-साथ मूल्य क्लियर भी हो जाते हैं और फिर बड़ी क्लियरली देख पाते हैं हम कि जहाँ-जहाँ पर संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी रहा हूँ, वहाँ-वहाँ पर इन संबंधों का निर्वाह अच्छे से हो पा रहा है, दोनों तरफ से, है ना? मैं अपने मित्र पे विश्वास करता हूँ और मेरा मित्र मेरे पे विश्वास करता है, तो संबंध अच्छे से चलता है, वन साइडेड नहीं चलता है। तो ओके भैया। मतलब ये ऐसे करके जब आप थोड़ा-सा देखेंगे, तो मूल्यों की भी स्पष्टता बनेगी और संबंधों में क्या हो रहा है उसको भी हम अच्छे से थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल कर पाएँगे। चलो ऐसा मैंने किया, आप कोई और तरीका भी अपना सकते हैं। नहीं भैया, ठीक है, तो आई थिंक ये प्रैक्टिकल वो है, वे है और
मैं भी शायद इसी तरीके से ही शुरू करूंगा। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि इससे मूल्य की समझ जो है, क्लैरिटी पूरी बन जाएगी। हाँ जी। क्योंकि अभी जो है मूल्य मेरे लिए तो, मेरे को तो सही बताऊं, 9 नाम भी नहीं याद, पहली हम्म चीज। दूसरी चीज हम्म के जो नाम याद है उनकी हम्म डेफिनेशन हम्म भी याद नहीं है, तो समझ क्या होगी उसके बारे में तो बात नहीं हम्म है। हम्म। ये जो है ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। फिर अभाव का जो जो स्थिति है ना, जो नाड़ी जो पकड़नी है वो पकड़ ही जाए। ठीक है, ठीक अच्छा है। हो गया, थैंक यू। गुड गुड। और बताइए। आगे बढ़े फिर। जी जी। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं भी यार। हाँ हाँ, पढ़िए भैया, पढ़िए। परिवार में, हर आदमी में, हर बच्चे में, ये अच्छा मैं सॉरी बता रहा हूँ, 77 नंबर पे लास्ट लाइन। परिवार में, आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। इस समझदारी का लोकव्यापीकरण करना भी, लोकव्यापीकरण करना भी कह सकते हैं। पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद योजना, योजना में एक है जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार, मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है। इस समझ इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा का मानवीयकरण। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में बिजनौर, यूपी, उत्तर प्रदेश प्रयोग किए। यहाँ यह 5 वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीयकरण करने गए, इसका क्या प्रभाव पड़ा वहां देखा गया। लोग कहते रहे हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे हम जिसे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते। इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार पर एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। बच्चे जीवन के रूप में अपने को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है इसे स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टीवी, व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरुचि दिखाए जाने वाली चीजों का मूल्यांकन करने लगे और यह सब निसार है ऐसा समझने लगे। साथ साथ ही गांव में एक परिवार में दूसरी परिवार के साथ बैर भाव था, मारपीट, मुकदमा होता था। वह भी धीरे धीरे शमन होने लगा। अब उन गांव में जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा। और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इस शिक्षा में दमखम है। शिक्षा के मानवीयकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन करेंगे। चैतन्य पक्ष के अध्ययन का मतलब है जीवन, जीवन जागृति का अध्ययन करें। रासायनिक भौतिक रचना विरचना का अध्ययन करेंगे। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, यह अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही वैकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं, तब सह अस्तित्व ही पहचान में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना ही
बनता है और मूल्यांकन में अभियुक्ति उभय तृप्ति ही स्वाभाविक रूप में व्यवस्था सह अस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? अस्तित्व में हर एक अपने स्वसहित व्यवस्था है। जैसे जैसे बेल का झाड़, उसमें बेलत्व समाया रहता है। पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रहता है। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे। उसी के गुण धर्म, यही उसका आचरण है। इस तरह पूरी वनस्पति संसार, जीव संसार का आचरण निश्चित है और ये अपने आचरण में प्रकाशित है। इसे ही कहते हैं स्वसहित व्यवस्था। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है। यहाँ पर आ गए हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने स्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। स्वत्व क्या है? स्व स्थिति रूप में और स्व गति रूप में स्पष्ट है। स्वत्व मानवीयता पूर्ण आचरण। मानवीयता में मूल्य, चरित्र और नैतिकता है। मूल्य का प्रमाण है संबंध। मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, जो परिवार में होना ही है। उभय तृप्ति से कम में कोई परिवार है नहीं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही मानवत्व है। यह घटित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जाएगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा से अभयता बनती है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा। मनाकार का साकार करने वाला मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं। अर्थात मानव के मन में जो भी आता है, यथा यंत्र बनाना, घर बनाना आदि, उसको साकार करने वाला तथा मनस्तत्वता का आशावादी है। अर्थात सुख के आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुखधर्मी है। इसी तरह मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। परिभाषा के अनुसार जहाँ तक मनाकार को साकार करने वाली बात है, उसको मानव पा गया है। मनाकार को साकार करने वाली बात दो विधि में होता है। एक सामान्य आकांक्षा, आवास, आहार, अधिकार, दूसरा महत्वाकांक्षा, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन। जहाँ तक आचरण की बात है, वह कहीं नहीं मिलता है। ना तो शिक्षा में, ना संविधान में मिलता है। संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केंद्रित किसी भी संविधान में मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है, क्योंकि यह मानवीयता संविधान होता ही नहीं। इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीयतापूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित कर नहीं पाए, ऐसा मूल्यांकित करने का साहस जुटा नहीं पाए, ऐसा समझदारी को जोड़ नहीं पाए। इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। इस कचड़े से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। इसके लिए शिक्षा का मानवीयकरण करना अति आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का
दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप में व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की होगी। अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व में जीने के अवसर, आवश्यकता, सफलता के स्थान पर हम पहुंच गए जाएंगे। इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता। अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारी प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं, उनमें सार्वभौमता नहीं है। भैया आगे पढ़ना है? हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, छोटा सा है। हाँ जी। तीसरा बिंदु है सत्य। सत्य क्या है? अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ आना ही सत्य है। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इसी विधि से जीने की कला को विकसित कर लेना ही मानवीय व्यवस्था ही होती है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, व्यवस्था में ही जिएंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रामाणिकता को और प्रमाणित करेंगे और अन्यथा शक्ति केंद्रित शासन कुछ भी नहीं करेंगे। बस भैया, थैंक यू। तो मेरे को लग रहा है कि इस पे थोड़ी सी बात करके फिर अगली रीडिंग जब करेंगे तो ये चैप्टर भी मेरे को लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। 4 पेजेस रह गए हैं इसके बाद में, तो देखते हैं अगर आज ही हो जाए। इसमें जो 3 पेजेस पड़े, कुछ बातचीत हो, किसी तरफ ध्यान गया हो आपका तो बताइए। पे मेरा जो ध्यान गया, पता नहीं पहले ये बात आई है कि नहीं आई, तो यहाँ पर ना मानव की परिभाषा दी है इस ऐसे बात करते हुए आदरणीय नागराज जी ने। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, मानव मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं, ये आधी परिभाषा है। मतलब समझाते हुए कई बार फ्लो में शब्दों में ऐसे निकलता है। तो जो पूरी परिभाषा है मानव की, उसको आदरणीय नागराज जी ने बताया है, मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो ये पहला वाला पार्ट उसमें से पहले बोला कि मनाकार को साकार करने वाले को, अभी तक हमने जो परंपरा में इसको मानव बोला कि भैया मानव के मन में जो भी आती है वो कल्पनाशीलता लगा के अपनी कर्म स्वतंत्रता के साथ में, उसको जो मन में आकार बनता है उसको फिर वाकई में रियलिटी में आकार दे पाता है। जैसे कभी किसी ने सोचा कि टेलीफोन बनाएंगे, तो पहले मन में टेलीफोन कल्पना के साथ में कुछ बना और फिर एक्चुअल में टेलीफोन बना। पहले मन में हवाई जहाज का कुछ कल्पना बनाया और फिर एक्चुअल में हवाई जहाज बनाया। तो मनाकार को साकार करने वाला काम मानव जो है वो लंबे समय से कर रहा है। तो लेकिन साथ में मनस्वस्थता भी चाहिए, है ना? तो मनस्वस्थता की आशा भी है, मनस्वस्थता का आशावादी भी है मानव। तो शरीर स्वस्थता के बारे में परंपरा में काफी बात हुई है, मनस्वस्थता भी एक आवश्यक चीज है। तो मनस्वस्थता के बिना फिर वो संबंधों में तृप्ति नहीं मिलती है। तो मनस्वस्थता का आशावादी है कि दूसरे का मन स्वस्थ हो और मेरा भी मन स्वस्थ हो, तो मनस्वस्थता को प्रमाणित कर पाऊं, मैं अपनी मनस्वस्थता को प्रमाणित कर पाऊं, ऐसा वेरीफाई हो जाए कि हाँ मेरा मन भी स्वस्थ है। तो ये मानव की पूरी परिभाषा बनती है, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। ऐसा जो है आगे जब जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे, ये पूरी मानव की परिभाषा है। मतलब इसको फिर हम अपने धीरे धीरे करके देखेंगे कि
अपना भी स्व मूल्यांकन जो है इस पे होता रहेगा। मुझे लगा एक ये वाली बात जो है इस पे थोड़ी सी कर लेते हैं। आप संजय जी, हाँ जी बताइए, मन स्वस्थ हाँ, रखने के लिए जरा जोर से बोलिए, चित्रण मेरी आवाज क्या डिफरेंस है? समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ चित्रण बनाना या फिर मनाकार करना या उस चीज के बारे में सोचना, उसमें क्या डिफरेंस है? चित्रण ये है क्या मनाकार करना? नहीं तो मनाकार को साकार, साकार मतलब उसकी एक रियल शेप दे पाना, जैसे हवाई जहाज बना लेना, तो है ना। तो चित्रण क्या हुआ भैया? हाँ, तो मनाकार को आप चित्रण में रख सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है ना। तो पहले एक मन में चित्र बनेगा और फिर उसके बाद में एक्चुअल में वैसी वस्तु बनाने की कोशिश की जाएगी, और वो मतलब जैसे कभी सफल भी हो जाती है, जैसे जैसे मानव कोशिश करता है। तो मनाकार को साकार करने की कोशिश जो है वो इतिहास में शुरू से ही रही है मानव। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। जो आपने कहा ना चित्रण करता है, तो चित्रण नेगेटिव भी हो सकता है। मेरे को लगता है हाँ, मनाकार का मतलब क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, तो नेगेटिव भी तो साकार बहुत कुछ हुआ ही है। देखिए, जब भी एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया और हजारों लाखों लोगों को मारा, तो मनाकार में तो ये आया कि इनके आक्रमण करते हैं और इनको जीत लेंगे, इनके ऊपर राज करेंगे, इनकी सारी चीजें छीन लेंगे, और फिर उसको साकार कर दिया। तो ये अमानवीय काम भी हुए ही है। ठीक ठीक, राइट। थिंकिंग में तो आ ही गया ना। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल है। तो पहले थिंकिंग में आया, फिर उसको कर दिया। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, तो भैया इसमें जैसे जो लोग अत्याचार करते हैं दूसरों पर, तो जैसे मन स्वस्थता तो उनमें प्रमाणित नहीं होती ना फिर, बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मैं विनीता। हाँ जी, हाँ जी, इस नमस्ते बारे दीदी। में मेरे को थोड़ा सा एक ख्याल आ रहा था, जैसे हम बात कर रहे हैं मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी। तो जब हम बात करते हैं मनाकार को, तो हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर 4.5 क्रियाओं में जीता हुआ मानव, क्योंकि उसको कल्पनाशीलता में ही जी रहा है, और उसमें जो कुछ भी उसके दिमाग में आएगा, जो कुछ भी आएगा, तो उसको अपने हिसाब से जो जितना भी वो विश्लेषण करके तुलन करके और अपने चित्रण में जो आएगा उसको साकार करने का। लेकिन उसमें एक मनस्वस्थता का आशावादी, मतलब उसमें एक प्यास जरूर है, एक जागृति की, कि वो कुछ उससे ज्यादा पा पाए। तो मतलब कल्पनाशीलता से संज्ञानशीलता की प्यास जरूर बनी रहती हमेशा, लेकिन फिर वो उसके बाद में पर वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। बस हाँ, ये बिल्कुल, उसका रास्ता स्पष्ट नहीं है उसके पास। रास्ता स्पष्ट, हाँ, पर एक ना आशा उसके पास स्पष्ट है, ना परंपरा में स्पष्ट है। प्रश्न, हाँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक दीदी, बिल्कुल ठीक रखा। यहाँ पर ना 2-3 चीजें बार बार आती हैं। एक ये जैसे चरित्र की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, और इसी को मिलाकर के मानवीयतापूर्ण आचरण की जो है ये बात आ जाती है। और एक ऐसा ना, मैंने कुछ एक आध स्लाइड बनाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम शिविर में रखते हैं ना, वैसे सिर्फ शिविर में जिस तरह से एक अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शब्दों में फ्लो में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बारी पुराने लोगों, जिन लोगों ने शिविर किए हैं आप में से, उनके पास में तो शायद अपने नोट्स वगैरह में बना होगा, लेकिन क्या मैं 2 मिनट या 5 मिनट लेके एक बार उसको रख दूं क्या यहाँ पर सबके सामने? जी भैया। है ना, तो थोड़ा सा क्योंकि ये शब्द बार बार आए हैं, और एक पिक्टोरियल डायग्राम सामने आने से ना मुझे ऐसा लगता है कि चित्रण में अच्छे से बैठ जाता है, चित्र देख के चित्रण में अच्छे से बैठता है। एक सेकंड में पावर पॉइंट खोल के अभी रखता हूँ, 5 मिनट बिता देंगे, फिर वापस इसी पे बुक पे आ जाएंगे।
दिख रही है स्क्रीन? जी दिख रही है। देखिए, तो ये हम मानवीयतापूर्ण आचरण की ना बार-बार बाबा जी ने बात की है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण को ऐसे 3 पार्ट्स में जो है ना हम डिवाइड करके शिविर में जब बोर्ड पे बनाकर रखते हैं तो ऐसे रखते हैं, मूल्य, नैतिकता और चरित्र। ठीक है? अब इसके बाद में इनकी डिटेलिंग में जाएँगे, तो लेफ्ट साइड पे जो मूल्य हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है ही कि ये 30 मूल्य हैं और ये 30 मूल्यों की हमने बहुत बात की है। तो यहाँ पर 30 मूल्य एक अलग स्लाइड में बाद में रखे हुए हैं, वो देख लेंगे हम, आपने पहले भी देखे हैं। तो मूल्यों की समझ होना, ये मानवीयतापूर्ण आचरण का पहला कदम है ना, अपने में क्लैरिटी के लिए। फिर नैतिकता में क्या आ गया? नैतिकता में 3 पार्ट्स आ गए, अर्थनीति, राज्य नीति और धर्म नीति। तो अर्थनीति क्या है? कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और और उस उत्पादन के लिए मूल चीजें जो थी वो बनी रही। जैसे कि खेती की जाए, तो खेती की जाए लेकिन धरती जैसी थी वैसी बनी रहे या उससे बेहतर हो जाए, उससे खराब ना हो। ठीक हो गया? तो ये जो है ना, ये जब हम मानवीयता की दृष्टि से जब हम अर्थनीति की बात करेंगे तो अर्थनीति वैसी होगी कि वस्तुओं का उत्पादन भी हो जाए और जो वस्तुओं का मूल स्वरूप है, धरती, वातावरण, खनिज जो है वो मतलब वो खराब नहीं होंगे, वो प्रदूषित नहीं होंगे। ऐसे ऐसे जो है वो हम लोग कार्यक्रम बना सकते हैं। राज्य नीति है तन मन धन की सुरक्षा और धर्म नीति है तन मन धन का सदुपयोग। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में मूल्य, नैतिकता और चरित्र। अब चरित्र के क्या आ गए 3 पार्ट्स? एक सेकंड। तक क्यों गया? आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ जी, ये चरित्र जो है, चरित्र के फिर 3 एलिमेंट्स आ गए, स्वधन, स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण। अरे वाह! तो ऐसे करके मानवीयतापूर्ण आचरण को मूल्य, नैतिकता और चरित्र, इन 3 डायमेंशंस में जो है वो बांटा गया। तो मूल्य जो है वो मूल्य स्वयं में समाधानित होने के लिए जो है वो उनका उनका जो है योगदान रहता है। तो मूल्य से स्वयं में समाधान की तरफ जाते हैं। चरित्र जो है वो समाज में सही तरीके से जीने के काम में आएगा और नैतिकता जो है वो व्यवस्था के अर्थ में। तो मूल्य जो है वो मानव, जिसको परिवार मानव कह रहे हैं। बाबा जी ने ना 3 शब्द और भी यूज किए हैं, कहीं ना कहीं पर इसी परिचय शिविर में आए हैं, परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव। तो मूल्यों के साथ में परिवार मानव, चरित्र के साथ में समाज मानव और नैतिकता के साथ में व्यवस्था मानव। इस तरह से जो है ये 3 चीज भी रिलेट हो जाती है। तो समझदार आदमी भी अपना कार्य क्षेत्र कहाँ तक फैलाता है, अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। कोई व्यक्ति परिवार की सीमा में अपनी समझदारी से काम करेगा, कोई व्यक्ति समाज की सीमा में अपनी समझदारी से काम करेगा, कोई पूरी व्यवस्था तक अपने को फैलाएगा। तो परिवार मानव मूल्यों के साथ, समाज मानव चरित्र के साथ और व्यवस्था मानव नैतिकता के साथ, ये इस तरह से भी दर्शन में लिंकेज किया है। ये जो है इन तीनों को मानवीयतापूर्ण आचरण जो है, ये आदरणीय नागराज जी बार बार यहाँ मतलब जिक्र आ ही रहा है पुस्तक में। मुझे लगा एक स्लाइड के रूप में भी हम थोड़ा सा देख लें तो थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। वापस चले पुस्तक पे। संजीव जी, स्वनारी और स्वपुरुष का क्या मतलब है? भैया स्वनारी स्वपुरुष का मतलब ये है कि समाज द्वारा जो जो एक्सेप्टेड मापदंड है उसमें प्योरिटी इन मैरिटल रिलेशनशिप्स, उसको जो है स्वनारी स्वपुरुष कह रहे हैं। ओके।
तो ये जो है ये इसको चरित्र का या कैरेक्टर का जो है एक पार्ट माना गया। स्वधन मतलब अब धन वाला पार्ट जो है उसकी क्लियरिटी हो, स्वनारी स्व पुरुष जो है उसमें स्त्री पुरुष संबंध के बारे में अपनी क्लियरिटी हो, और फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार। दयापूर्ण जो है कार्य व्यवहार का जो एक सूत्र हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, जीने दो और जियो, वो सीधा यहाँ पर फिट होता है। जीने दो और जियो, वो दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो ये इन तीनों को मिला करके चरित्र बोल रहे हैं भैया। जी, थैंक यू। भैया जैसे जो ये सारे मूल्य हैं ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार में ही समाहित हो जाते हैं ना? हाँ, उनका जीने में जब आएगा तो ऐसे ही आएगा दीदी, वो तो ठीक है। तो और मूल्य जो थे ये हमने देखे ही हैं, ये इस तरह ये वाली स्लाइड्स आपके पास में हैं ही, 30 मूल्य हैं। 30 मूल्यों में से जो ये बीच वाली टेबल में 18 मूल्य हैं, ये संबंधों के मूल्य हैं। राइट साइड पे 2 जो है ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं में वस्तु मूल्य है, और पहले वाले 10 जो है लेफ्ट साइड में ये स्वयं में है। इस तरह से इनको हम देख पाते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरा मन था ऐसा कि मानवीयतापूर्ण आचरण को अब जिस तरह से शिविर में रखते हैं, मतलब उस तरह से भी एक बार हम देख लें। बाकी फ्लो में तो आ ही रहा है, जैसे जैसे बाबा जी जो है शिविर में अपना बोल रहे हैं वो हम पढ़ ही रहे हैं। संजीव जी, जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि मना स्वस्थता का आशावादी है मानव। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इच्छा है कि हमारा मन स्वस्थ रहे, ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। तो प्रैक्टिकलिटी में हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है कि हम उससे इफेक्ट हो ही जाते हैं। तो क्या हम अपने स्वस्थ को, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि हम उस नेगेटिविटी से अपने आप को मतलब काट लें या उस तरफ ना जाएं? अभी तक तो भैया, अभी तक तो ना जिंदगी में ऐसा ही होता जाता था कि जहां जहां पर नेगेटिविटी दिखती थी आदमी वहां से दूर भागता था। ठीक है, मतलब मैं भी अपने में ऐसा ही देख पाता था जब तक मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था पिछले 5-6 साल में। तो अभी ना ऐसा ऐसा दिखता है भैया कि संबंधों में ही जी रहे हैं, हर व्यक्ति के साथ में संबंध है, और जहां से नेगेटिविटी आ रही है वहां पर भी संबंध तो है ही, जो है वो क्या बनता है संबंध में। तो अगर अगर मेरा बच्चा है सपोज कीजिए, और बच्चा समझदार नहीं है और उसकी तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं बच्चे से दूर भागता हूं या बच्चे को राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो एकदम से ध्यान जाता है कि यार अपना बच्चा है, तो बच्चे को तो हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको राइट डायरेक्शन दी जाए। हम उसकी नेगेटिविटी से अपने आप को प्रभावित होने वाली साइड पे ब्लॉक लगाते हैं, थोड़ा सा अपना एक रोकते हैं कि उस नेगेटिविटी को मैं अपने तक नहीं आने दूंगा, और खुद अपनी तरफ से जो है वो उसको सही मार्गदर्शन दूंगा। तो एक बार जब हम देखते हैं कि जहां मैंने जिसको अपना मान लिया संबंध में, वहां तो मैं ऐसा कर रहा हूं, तो किन्हीं और संबंध में अगर मैं दूर हो जाता हूं तो फिर अपने में ये निष्कर्ष निकलता है तो भैया मैंने ही उस संबंध को स्वीकारा नहीं है। तो फिर ध्यान जाता है भैया जिम्मेदारी तो मेरी थी, ज्यादा समझदार कौन है, मैं हूं। तो समझदारी संबंध में किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा समझदार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, या जो कम समझदार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी? जो ज्यादा समझदार है। और ज्यादा समझदार तो हम ही है जी, कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, बस बस बस, है ना। तो वो एकदम से जो है ना भैया अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और फिर जो है ना इमीडिएटली जब इन चीजों की तरफ ध्यान जाता है, धीरे धीरे हमने ये देखा भैया कि जितना ध्यान पहले जो है ना ये भोगवाद की तरफ था, वस्तुओं की तरफ था, भौतिकता की तरफ था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उस तरफ ध्यान था, ये भी मैं स्पष्टीकरण कर दूं, कहीं आपको लगे कि भैया हम पहले तो बहुत भोगवादी थे और एकदम से हमने कायाकल्प हो गया। मैं पहले से ही अच्छा आदमी था, मैं और मेरी पत्नी हम बड़े अच्छे से संयत तरीके से शुरू से ही जीते रहे, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है जिंदगी में। ठीक है, मैं सिर्फ अच्छा हूं, उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि जिंदगी पूरी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर कंटेंट में ना भैया एकदम से ऐसा क्लियर हुआ कि वो जो प्रयोजन था ना, वो प्रयोजन की स्पष्टता हुई कि हमारी इस अस्तित्व में, इस धरती पे, इस देश में, इस शहर में, अपने परिवार में, संबंधों में हमारी भूमिका क्या है।
वो जब एक बार वो क्लियर हो जाता है तो फिर आदमी भैया अपनी भूमिका निभाए बिना चैन नहीं पड़ता है। मैं इसको हमने बड़ी क्लियरली देख पाया इस चीज को। जी। और जहां पर वो असहाय है, जहां पर वो नहीं अफेक्ट कर सकता, वहां पर उसको मतलब उसको कैसे डील करना चाहिए? भैया इसको भी मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि अभी हम ना ये मानसिकता वाले पार्ट के ऊपर ही ज्यादा पीड़ित हैं, तो मानसिकता वाले पार्ट को जरा सा छोड़ देते हैं। जी एक बार ना शारीरिक स्वस्थता की तरफ आ जाएं। जी तो जैसे परिवार में अगर किसी के शरीर को कोई ऐसा रोग लग जाए कि भैया वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं? We live with that. We live with that. एग्जैक्टली ठीक है। और ज्यादा ध्यान क्या रखते हैं कि भैया अगर किसी गलती से ये रोग लगा है तो अगली पीढ़ी की तरफ, और हम सब लोग इस चीज का ध्यान रखें कि भैया किसी ने अपनी गलती से अपने को बहुत रोग लगा लिया है, नाउ वी लिव विद दैट, अपनी जैसी समझ है उसके साथ में बचा हुआ टाइम निकालेंगे, लेकिन बाकी के लोग वो गलती ना करें, बाकी के लोग ठीक से जी पाए, खास तौर से अगली पीढ़ी। जी तो जो हम शारीरिक रोग के साथ में करते हैं वही ये मनस्वस्थता वाले पार्ट में भी, जहां तक जितनी मेरा ध्यान गया भैया, मैंने जितना सोचा मैं अभी यहीं पर पहुंचा हूं कि वी लिव विद दैट। उसमें जो हम बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वो करते रहें, रिजल्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया, और ना आए तो जैसा चल रहा है वैसे चलाया जाए, और अगली पीढ़ी के साथ में जम के काम किया जाए। जी बढ़िया हो धन्यवाद। गया। जी और बताइए। बढ़िया हो गया जी। गुड। आगे कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ सकता हूँ या अच्छा, संध्या जी आप पढ़िए। संध्या जी का हाथ खड़ा। संध्या जी आपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया या पढ़ने के लिए? नहीं, मैं आगे पढ़ती हूँ भैया। हाँ पढ़िए पढ़िए, बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है भैया। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि सहज स्थिति में पहुंचते हैं। अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है। इसे पढ़ने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने को अव्यवस्था में होना स्वीकार लेते हैं, फलस्वरूप अव्यवस्था को फैलाने में भागीदारी करता है। इसका उदाहरण ये पूरी धरती बीमार है। इस धरती में ताप बढ़ रहा है। कारण क्या है? धरती के अंदर से खनिज, कोयला, तेल निकालने से ताप बढ़ रहा है। कैसे बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोयला और तेल ही ऐसे पदार्थ हैं जो ताप को अपने में हजम करते हैं। धरती में ताप को हजम करने वाले पदार्थ को निकाल लिया तो धरती का ताप बढ़ना ही है। ताप बढ़ने से क्या हुआ? समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पानी का स्तर कितना बढ़ सकता है? तो हम जहां बैठे हैं वहां से 200-300 फीट ऊंचा पानी हो सकता है। कुछ पर्वतों की चोटियां बचती हैं। इस ढंग से हम फंस गए। इसको ठीक करने के लिए सब बड़े-बड़े देश मिलकर आह्वान करते हैं कि आओ सब मिलकर ठीक करें, और शुरुआत किसने किया यह इतिहास स्पष्ट करता है। बिना समझे ईंधन के लिए कोयला और तेल पदार्थ उपयोग किया, यह धरती के साथ हुई ज्यादती है, और इसकी भरपाई आगे होगी कि नहीं, इस ज्यादती के रुकने के बाद ही इसका परीक्षण होगा। यह कैसे रुकेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। धरती पर मानव अधिक व कम तापमान में भी जीना प्रमाणित है। यह अंतर नापना भी संभव हो गया है। इतने तापमान अंतर में रहने वाले आदमियों के शरीर का तापमान एक ही रहता है। ऐसा क्यों? बाहर के ताप अधिक और कम होने से भी शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में वह सब द्रव्य है। इसी प्रकार धरती के ताप को भी संतुलित बनाए रखने के लिए धरती के अंदर खनिज, कोयला और तेल पदार्थ हैं। तो अब मुद्दा यह है कि खनिज, कोयला और तेल को निकाले जाने से रोका कैसे जाए। एक उपाय है, हमारी धरती पर इतनी नदियां बहती हैं जिनकी प्रवाह शक्ति से धरती पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे 50 गुनी बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए प्रवाह बल से बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को बनाने की आवश्यकता है।
दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे। ऐसे यंत्रों के लिए वनस्पति तेल से चलने वाले इंजन बनाने होंगे। इसके लिए धरती पर तैलीय वनस्पति होती है और अधिकाधिक मात्रा में उसे उगाया जा सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सौर ईंधन की ओर लोगों का ध्यान है ही और अधिकाधिक आतुरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सौर ईंधन को और भी व्यवहारिक यंत्रों, संयंत्रों में उपयोग लाने की जरूरत है। इस तरह से धरती पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उससे ज्यादा ऊर्जा धरती की सतह पर उपलब्ध होने की बात समझ में आती है। इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बंद किया जाए, उसके स्थान पर वनस्पति तेल, प्रवाह शक्ति, तरंग, वायु और सूर्य ताप का उपयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात यह परीक्षण किया जा सकेगा कि अभी तक जो गड्ढे किए गए हैं, उसे धरती स्वयं पाटने में कितनी सक्षम है। तीसरे, एक और तलवार मानव पर लटक रही है। इस धरती पर जब भी पानी बनने की घटना हुई होगी, ऐसी घटना के मूल में यदि शोध किया जाए तो ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से यह घटना घटित हुई है। ब्रह्मांडीय किरणें ही इस घटना का एकमात्र स्रोत है। अब इसकी निरंतरता बन चुकी है। अभी धरती के वातावरण का क्षय हुआ है। इससे ऐसी संभावना बन सकती है कि वही ब्रह्मांडीय किरणें यदि विपरीत विधि से प्रभाव डालें तो धरती पर से पानी समाप्त हो सकता है। जिस जिस स्रोत से धरती का आवरण क्षतिग्रस्त हुआ है, विज्ञानी उसे पता लगा लिए हैं। केवल स्रोत पता लगाने से तो क्षति ठीक होगी नहीं। बनाने की आवश्यकता है। बनाने की विधा में यह बात आती है, धरती के साथ जो जो अत्याचार किया है उसे रोकना पड़ेगा। खनिज तेल, कोयला और विषाक्त गैसों और तरल पदार्थों को जो मानव ने युद्ध की सामग्री के लिए बनाया है, उसी से धरती का सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त हुआ, ऐसा पेपर में पढ़ने में आता है। यदि यह सच्चाई है तो इन सब प्रक्रियाओं को रोकना होगा जिससे धरती का वातावरण क्षतिग्रस्त होता है। मानव क्षतिग्रस्त करने के बाद क्षतिपूर्ति का उपाय भी सोचता है, करता है। यह बहुत बड़ा गुण है, जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता। किंतु धरती की क्षतिपूर्ति के लिए मानव ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया, बल्कि हर दिन और बिगड़ाव देखने को मिलता है। कब तक करेंगे? कभी-कभी इस बिगड़ाव को ठीक करने के बारे में कुछ करेंगे। क्या कभी इस बिगड़ाव को ठीक करने के बारे में कुछ करेंगे? धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है, किंतु मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के सारे विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। आदिकाल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है। विज्ञान युग के बाद ज्यादा बिगड़ाव हुआ, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गए हैं। कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है, ये संभावना रखी हुई है। तो धरती को बचाने की संभावना को हम आचरण करना चाहते हैं कि नहीं, यह हमारे विचारों के ऊपर है। विचारों से परिस्थितियां बन जाती हैं। अगर चाहते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, नहीं चाहते हैं तो प्रतिकूल हो जाती हैं। अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वास्तविकता का, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन करने में चूक गए। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए और प्रकृति को क्षतिग्रस्त करने तक हम खुशहाली मनाए, लेकिन स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। यह हुआ विगत का विश्लेषण। मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है, तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचता है। इसका प्रमाण मिल चुका है। इसको हम एक स्कूल में तैयार कर पाए हैं। इसके शुभ परिणामों को देखते हुए इसके लोक व्यापीकरण की आवश्यकता है। ना समझी के बिना कोई मानव
कुकृत्य करता नहीं है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी न कभी सर्वशुभ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह सर्वशुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति और भक्ति विरक्ति के स्थान पर स्वस्थ समाज की रचना के लिए ही समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छेड़ने का मन आया। बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्याय बोध, सत्य बोध, धर्म बोध हो जाए। जब ये तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। फलस्वरूप सर्व शुभ की जिम्मेदारी को मानव स्वीकार करता है। अस्तित्व को समझने पर सह अस्तित्व के रूप में नित्य बोध होता है, जिसका हम अध्ययन कराते हैं। इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया। विखंडन विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अणु बम बनाने के लिए पता लगाया। एटम बम बनाने का प्रयोजन सिवाय नाश के कुछ हो नहीं सकता। नाश तो जितना किया, जैसे हिरोशिमा, इसके अलावा नाश करने के लिए बार बार जो प्रयोग किए, इससे वातावरण की अधिक क्षति हुई है। ये किया मुट्ठी भर लोगों ने, भोगेंगे 700 करोड़। नाश करने के लिए जो किया, उससे सामान्य आदमी क्षतिग्रस्त हुआ। कैसे? गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्रायः हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, जबकि है इससे उल्टा। नित्य वर्तमान ही है, वर्तमान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अस्तित्व सारा वैभव नित्य वर्तमान है, जबकि विखंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं। इस ढंग से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उससे उभरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक मानव एटम बम पर, तलवार पर, झंडा पर, पत्थर पर विश्वास करेगा, तब तक तो आदमी आदमी पर विश्वास करेगा नहीं। यह सच्चाई है और स्वयं पर तब विश्वास होगा जब स्वयं को समझेगा। स्वयं को समझने के लिए हर नर नारी स्वयं में न्याय, धर्म, सत्य को सटीक समझना होगा। यह जीवन प्रकाशन है। न्याय कहाँ से समझ में आता है? संबंध के आधार पर। धर्म कहाँ से आता है? व्यवस्था से। सत्य कहाँ से आता है? अस्तित्व से। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। सह अस्तित्व के ढंग से मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही है। मानव में भी व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित है। भ्रमित यानी प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने में योग्य होता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। अस्तित्व में हर वस्तु का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखता है। पदार्थावस्था का धर्म अस्तित्व है, प्राणावस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व है, जीवावस्था का धर्म जीने की आशा पुष्टि सहित अस्तित्व के रूप में प्रकाशित है। ज्ञानावस्था यानी मानव का धर्म निरंतर अस्तित्व, पुष्टि, आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आएगा व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है और समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण के बोध को कहते हैं। व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। इस प्रकार जीकर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा।
फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय है नहीं जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, सहज प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना है। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानवत्व होने को मैंने देखा है। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार की कर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक कर्म गलत कार्य जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है, समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सह अस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। सुखी होने का रास्ता जो है, उसी का नाम है धर्म यानी व्यवस्था। एक देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं तो इसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यही बढ़िया दीदी। थैंक यू भैया। बताइए जी। भैया पेज 4 में जो ये बात करते हैं वर्तमान गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है। मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। इसको ना दीदी ऐसे देख सकते हैं कि मैं जैसे देखता हूँ आज से 50 नहीं तो 60-70 साल पहले तक ना, जब ओलंपिक गेम्स वगैरह होते थे तो उसमें जैसे 100 मीटर्स 200 मीटर्स इनकी जब रेस लगती थी, मेरे को ध्यान भी है शायद जब ये मिल्खा सिंह की जो मूवी बनी थी या मिल्खा सिंह ने जब रोम ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, तो उस टाइम डेसिमल के एक प्लेस तक जो है ना, मतलब 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, उतने तक समय की गिनती होती थी सेकंड्स में। मतलब ओलंपिक्स में जो स्क्रीन पे दिखाते हैं, बाकी लोग भी कुछ किसी ने देखा हो तो इस करें। जैसे अगर किसी ने मतलब कुछ टाइम उसका 100 मीटर दौड़ने का आया तो उसको लिखते थे 10.1 सेकंड्स या 9.6 सेकंड्स। अभी आते आते जो है ना, पिछले 20 साल से 30 साल से तो मेरे को अच्छे से ध्यान है, देखा है हमने, ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक चला गया है ना। अब जैसे आएगा तो 9.62 सेकंड्स आएगा। यस, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा इतिहास में पहले जाएं तो घंटों में यहाँ तक की जो है ना गणना होती थी, फिर सेकंड्स तक होनी शुरू हुई, फिर सेकंड्स के 1 प्लेस तक, फिर सेकंड्स के 2 प्लेसेस तक, धीरे धीरे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, अभी आजकल डिजिटल में जाते हुए तो पता नहीं और कितना उसको जो है वो टाइम को हम उतना नैरोली, उतना प्रिसाइजली देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बाबा जी यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि जितना हम टाइम को ऐसे नैरोली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक मोमेंट जो है वो वर्तमान है और उससे पहले वाला जो था वो पास्ट था और उसके बाद वाला जो आएगा वो फ्यूचर आएगा। मतलब अगर हम बोले कि इस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं, इतने में बात करते करते ये वाला टाइम निकल गया, अब आगे वाला टाइम आ गया।
तो एक टाइम है जिसपे हम हैं, फिर उससे पहले वाला था उसको पास्ट कह रहे हैं और उसके बाद वाले को फ्यूचर कह रहे हैं। तो जितना हमने टाइम को नैरोली देखा, तो हम उसमें घुसते गए, उसकी हमने स्टडी की और पास्ट को पास्ट माना और फ्यूचर को फ्यूचर माना। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में कह रहे हैं अस्तित्व नित्य वर्तमान है। ठीक है, तो अब ये नित्य वर्तमान में क्या हो गया कि टाइम खत्म हो गया क्या? तो ऐसे टाइम खत्म हो गया ये वाली बात नहीं है, लेकिन वस्तुओं का एक निश्चित आचरण है। उस निश्चित आचरण को हम कंटिन्यूटी में देख पाते हैं, है ना? तो वो कंटिन्यूटी जो है वो उसकी तरफ ध्यान देना काफी जरूरी है। जितना हमने मैथमेटिकली टाइम को और वस्तुओं को देखने, ये विखंडन विधि से अणु बम बनाया गया जो बाबा जी कह रहे हैं, ये भी बेसिकली क्या किया गया कि एटम का विखंडन कर दिया है। जो ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे उसको उसको किसी तरीके से करके जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसके साथ में एटम बॉम्ब बनाया गया। तो एटम का विखंडन किया गया, समय का विखंडन किया गया। तो विज्ञान में जो है जिस तरह से प्रिवेलिंग साइंस है, ये विखंडन विधि से जो है वो काफी चल रही है। तो एक वस्तु का आचरण उसकी पूर्णता में रहता है, तो उसकी पूर्णता को स्टडी करना जो है ना, तो होल को स्टडी करना, जो सोमप्रिया शिविर में कहते हैं ना, होल टू पार्ट, है ना? तो होल को भी समझना है, संपूर्णता को भी समझना है और पार्ट को भी समझना है। तो साइंस में बात करते हुए जो स्पेशलाइजेशन की भी बात कहीं पर आती है, तो वो हमने पार्ट को ज्यादा महत्व दिया है और इन द प्रोसेस होल छूट गया है। मोटा मोटा अगर हम एसेंस में देखें तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि होल को समझना जो है, कंप्लीट को समझना, वो भी बहुत जरूरी है। जी भैया, बहुत बढ़िया। भैया, होल को हम वर्तमान से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, होल को देखने को? तो दीदी जैसे कि मेरा कुछ आचरण है, आपका कुछ आचरण है, इसको हम कंटिन्यूटी में देखते हैं या इसको हम मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स में देखते हैं? कंटिन्यूटी में देखते हैं। कंटिन्यूटी में, बस तो देख सकते। जी जी, तो एक सेकंड, हाँ कोई नहीं, तो मैं बात को पूरी कर लेता हूँ। मुझे ध्यान आया कि एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। नव का भी एक निश्चित आचरण है, ठीक है? एक निश्चित आचरण की, वो मनस्वस्थता की अभी बात हुई थी, वो वाली अपेक्षा 1000 साल पहले भी थी, 5000 साल पहले भी थी और 5000 साल बाद भी रहेगी मानव में। बेशक 5000 साल पहले मेरा शरीर ये वाला इस धरती पे नहीं था, आपका भी नहीं था, लेकिन जो भी मानव थे, है ना, तो ये वाली स्टडी कंटिन्यूटी में होगी। ये वाली स्टडी हमारे शरीर का पोस्टमार्टम करके या हमारे शरीर का विखंडन करके ये वाली स्टडी नहीं होगी। ये जो है ये पूरा समझा जा सकता है इस। ठीक हो गया दीदी? है ना, ये मानव विश्वास के साथ जीना चाहता है, मानव स्नेह के साथ जीना चाहता है, मानव सुख धर्मी है। ये जितने मूल्य हैं, सम्मान, स्नेह, विश्वास, सुख, है ना, जैसे इस मूल्य, ये यूनिवर्सल मूल्य हैं। ये विखंडन विधि से इन तक नहीं पहुंचा जाएगा, इसको कंटिन्यूटी की स्टडी में ही कंटिन्यूटी की तरफ ध्यान जाएगा, नित्य वर्तमान की तरफ ध्यान जाएगा, तो इस तरफ ध्यान जाएगा। तो इसका मतलब हम उसको नहीं देखेंगे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के फॉर्म में? नहीं देखेंगे, विखंडन नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी। अब जब हम ये कह रहे हैं कि 5000 साल पहले भी मानव सुखी होना चाहता था, तो हम पास्ट को तो देख ही रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कह रहे कि पास्ट को इग्नोर कर देंगे। विखंडन का मतलब क्या हुआ भैया? विखंडन मतलब टुकड़े टुकड़े करना, उसको खंड खंड कर देना, है ना। तो हमने समय का विखंडन किया, परमाणु का विखंडन किया, और विखंडन में हम और प्रिसाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। उस सारे प्रोसेस में जो अस्तित्व की कंटिन्यूटी है, जो होल था, वो छूट रहा है। ये जो है इशारा किया।
यहाँ पर संजीव जी मेरे पास एक एनालॉजी है जो हमारी बताइए। एनिमेटेड मूवीज होती हैं, हाँ एनिमेटेड जी। मूवीज, उसमें हाँ, हाँ। हम जब बनाते हैं तो एक एक फ्रेम बनाते हैं, बिल्कुल ठीक। और जब हम उनको रखते हैं साथ में तो जो उसको रखते हैं तो फिर वो एक हमें कंटिन्यूटी दिखाई देती है, और फिर हम उसमें जीवन और हम स्टोरी, और हमें वो अच्छा लगने लगता है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब ये वही वाली बात है कि वो जो मूवमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, विखंडन, जो तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस प्रिसाइज मूवमेंट तक पहुंचने की, और हमारी जो साइंटिफिक जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं तो हम अपने उस प्रिसिशन को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि प्रिसाइज कर रहे हैं। तो हम ये पाएंगे कि एक्चुअली में जब हम इसको बिल्कुल उस मूल तक पहुंचेंगे तो हम ये पाएंगे कि वो शून्य हो जाएगा, मतलब वी कैन एक्चुअली रिकॉर्ड अप टू द शून्य लेवल। तो जब शून्य हो जाएगा, जबकि वो ये कह रहे हैं कि वर्तमान तो कंटिन्यू, वर्तमान इससे जस्ट उल्टा है एक्चुअली। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। या बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक। है ना? तो ये बाबा जी ने बड़े अच्छे से इन कुछ चीज़ों की तरफ ना ध्यान दिलाया है। उसके बाद में जैसे ही हमारा ध्यान जाता है तो हमारा उसके ऊपर अपने आप फिर शोध शुरू हो जाता है, हमारा उसके ऊपर मनन शुरू हो जाता है, हमारे ध्यान में वो चीज़ें रहती हैं और फिर वो हमारी स्पष्टता उनकी अपने आप सोच-सोच कर बनती है। ये जो है ये बहुत बढ़िया पूरा प्रोसेस लगा कि ऐसा नहीं है कि टीचर सब कुछ समझाएगा, टीचर ध्यान दिलाता है और हम उसके ऊपर सोचते हैं और फिर हमको समझ में आ जाता है। दिस इज द प्रोसेस। और बताइए। ये कोई और एक एग्जांपल रखा है इसमें वर्तमान के? मतलब थोड़ा ना क्लियर नहीं हो पा रहा कि मतलब ये कंटिन्यूटी वाली चीज समझ में आ गई, मगर ये पास्ट को निगेट नहीं करना। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर प्रेजेंट में कौन सा ऐसा, जैसे किस प्रोसेस को जैसे कहेंगे, या टीचर ने अगर हमारे को ध्यान दिलाया और हम उसके बारे में शोध करेंगे या समझ बनाएंगे, उसमें समय लगेगा, तो उसको टाइम से कैसे हम वो करेंगे? थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देंगे इसको। ये मेरे को पूरी चीज नहीं समझ आई। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं काफी बार ना इसको ऐसा देखता हूँ भैया कि मतलब जैसे हम ये अध्ययन क्रम में रहते हैं तो काफी बार ना कोई ऐसी चीज रहती है जो जो पहली बार सुनने में ना या उसके ऊपर 15 मिनट बात करने के बाद में भी अपनी स्पष्टता नहीं बनती है या ऐसा लगता है कि बड़ा वेग सा ही है, कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कैसे शुरू करें। लेकिन जब हम अध्ययन क्रम में रहते हैं फिर उससे रिलेटेड और भी बातें धीरे धीरे करके आती हैं और फिर जो है ना धीरे धीरे करके वो स्पष्टता बनती है। तो मैंने काफी बार ऐसा अपने में पाया भैया कि अगर मैं सोचूं कि किसी भी पॉइंट का या हर पॉइंट को मैं 15 मिनट में या 1 घंटे में मतलब वो क्लियर कर लूं तो ऐसा वो क्लियरिटी काफी बारी नहीं बनती है। कई बारी हमारी समझने की सीमा रहती है, कई बारी समझाने वाले की भी अपनी सीमा रहती है। तो मैं भी शायद इसको इतनी स्पष्टता से अभी नहीं समझा पा रहा, मुझे भी ऐसा बात करते करते लग रहा है। तो अभी जितना है इसको ऐसा ही इसको फेस वैल्यू पे ले लिया जाए, थोड़ा सा आप सोचा जाए, फिर आगे इसके बारे में और जिक्र आएंगे, रेफरेंसेस आएंगे तो फिर उसके ऊपर तब देख लेंगे। ठीक है संजीव जी, मैं कुछ रखना चाहूंगा। हाँ, कोशिश कीजिए भैया। इस ताकि जैसे हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। संजीव जी, मुझे ये भी लगता है कि जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो मानव को एज ए पार्ट में ही दिखते हैं, उसकी संपूर्णता के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई चीज को बेच रहा है तो हमारा उसका जो संपर्क है इतना ही है कि वो हम उससे सामान ले रहे हैं और वो हमारे से पैसे ले रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड में वो उस पैसे का क्या करेगा या उसका पूरा बैकग्राउंड जो है, उसका उसका फ्यूचर, उसकी फैमिली, उसकी आस्था, उसका संबंध, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। क्या इसके साथ कोई संबंध है कि पूर्णता और वो उसको पार्ट्स में देखने का? पता नहीं, सोचा जाए जी, सोचा जाए और सोचा जाए, मुझे यही लग रहा है कि और सोचा जाए, सब मिलकर सोचें। हम सारे मानव जाति केवल टुकड़ों में ही देखते हैं एक दूसरे को ना, संपूर्णता में तो देखते कोई भी नहीं। हाँ नहीं, वो ठीक है।
अभी महेश जी ये कह रहे थे कि टाइम को कैसे देखें, तो मैं उस बारे में थोड़ा सा सोच रहा था कि टाइम को जो है वो, तो संजीव जी और मतलब महेश इसको जी, इसको इसको एक छोटा सा मैं कहूँ, अपना रजत भाई एक और चीज की तरफ ध्यान गया, वो शायद इससे महेश भाई थोड़ा क्लियर हो, आप बताना, मैं कोशिश करता हूँ, बाकी साथी भी बताएं। एक ना, ये जो समय है, समय का कॉन्सेप्ट बाबा जी ने बड़े अच्छे से बताया है। इसको बोल रहे हैं काल, है ना, काल मतलब समय। तो समय क्या है कि अस्तित्व में क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो एक और क्रियाएं बार बार होती हैं, जैसे कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही है। अब अब उसको, उस क्रिया को जब साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि 365 दिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली उसमें लगते हैं, धरती जो है वो सूरज का चक्कर लगा। तो इस तो ये एक क्रिया हुई कि धरती एक पॉइंट पे थी, फिर उसने सूरज का चक्कर लगाया और पूरा चक्कर लगा के उसी पॉइंट पे दोबारा आने में जो टाइम निकला उसको हमने 1 साल बोल दिया। ठीक हो गया। फिर फिर क्या किया कि फिर हमने कहा कि अब धरती अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है। तो आज आज इस समय मैं सूरज को एक कोण से देख रहा हूं, धरती चक्कर लगाती रहेगी, कल फिर यही समय आएगा जब उसी एंगल से मैं सूरज को देखूंगा, इसमें भी एक समय निकला। इस समय को एक दिन के रूप में पहचाना गया। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जितना भी समय है वो समय किसी क्रिया की ड्यूरेशन है। ऐसा ठीक लग रहा है ना। धरती अपने एक्सिस पे चक्कर लगाया, उसको एक दिन बोला। धरती पूरे ऑर्बिट पे चक्कर लगाया, उसको 1 साल बोला। ठीक है। और इस तरह से जो है, हम जैसे मतलब खाना खाते हैं, तो खाना खाने में कुछ समय लगता है, तो उसको कैलकुलेट किया गया, तो पता चला भाई वो 15-20 मिनट, 15 मिनट है ना। सब्जी बनाने का कितना समय लगता है, सब्जी बनाना भी एक क्रिया है, तो क्रिया है उसमें 1 घंटा लगा। तो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने में कुछ काल लगता है, कुछ अवधि लगती है, उसको समय बोला। तो इतने तक तो बिल्कुल ठीक था कि इतनी इतनी तो अपने को जिसे कहते हैं कि इस अस्तित्व में, इस धरती पे रहने के लिए हमें काल की कैलकुलेशन करने की जरूरत भी है ना। मेरे को घर से ऑफिस जाने में कितनी देर लगती है, उसका एक आंकलन होगा, तभी मैं घर से निकलूंगा और ऑफिस पे टाइम पे पहुंचूंगा। तो ये विधि से सारा किया गया। अब बाबा जी ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके ना हम उस काल को विखंडन करते 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 करते, वो सेकंड्स, सेकंड्स के बाद में मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, उस नैनो सेकंड्स में कुछ क्रियाएं नहीं हो रही हैं हमारे जीने से रिलेटेड। ये ये है ना। तो हमारा वो वर्तमान जो है वो उस समय में खो सा गया, मतलब इट गॉट लॉस्ट देयर। तो जितनी हमारी एक्टिविटीज हैं और जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जरूरत है, उनको मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड में जाने की जरूरत है, वो जा भी रहे हैं, उसमें ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो जितना हम समय को कंप्रेस करते हैं, उसी को हम वर्तमान मान लेते हैं। तो उससे पहले भूतकाल हो जाता है, उसके बाद में भविष्य काल हो जाता है। तो मतलब वो एक कंटिन्यूटी में है, और हमारे जीवन में भी क्रियाएं हो रही हैं, होती रहती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अपने में सोचा जाए तो चीजें क्लियर होंगी। रजत भाई आप कुछ कह रहे थे। जी धन्यवाद संजीव जी, संजीव भाई। जैसे आपने बहुत अच्छे से रखा कि हम एक रेफरेंस को मान रहे हैं और उस रेफरेंस को नापने के लिए हमने कोई एक इकाई रखी हुई है या कोई एक यूनिट रखी हुई है। अब जैसे आपने बताया सोलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। इनफैक्ट कभी कभी हम बात करते हैं सोलर ईयर्स की बात करते हैं, या जैसे अपने जो अध्यात्म है, हिंदू माइथोलॉजी है, उसमें हम एक ब्रह्म ब्रह्म वर्ष की बात करते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग योर टाइम। ये तो बात सही है। कमिंग बैक टू वर्तमान, अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक्चुअल में जिंदगी कहाँ पर है, जीवन कहाँ पर है, क्या उन पलों में है जब हम याद करते हैं, पीछे के पलों में जो जो हमारी मेमोरीज हैं, जो बचपन से लेके आज तक हमारे पास हैं, वो उनको हम जीवन मान रहे हैं, मतलब लाइफ मान रहे हैं, या हम जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो जिंदगी है,
या क्या जिंदगी या जो पल है वो ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो जो मोमेंट बाय मोमेंट फिसलता जा रहा है हमारे पास से, जैसे रेत के आप अपनी मुट्ठी में अगर रेत पकड़ लें और रेत को अगर मतलब छोड़ें, तो वो मोमेंट बाय मोमेंट आपसे रेत जा रही है। तो कहीं ना कहीं बाबा जी आई थिंक यहाँ पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान को हमें समझना होगा, या उस लाइफ के मोमेंट को हमें समझना होगा कि एक्चुअली में लाइफ कहाँ पर है, उस पर्टिकुलर क्षण में है। और यहीं पर बात आ रही है कि वर्तमान सदा रहा है और है, और वर्तमान मतलब हम कोश हम जन मतलब आयरनी ये है मेरे लाइफ की, या मैं जो समझा है कि हम सब जगह रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते हैं एक्चुअली। हम उस मोमेंट में नहीं रहते हैं, चाहे आप हम खुद मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ इसको जीने की, कि मैं जब सुबह से लेकर शाम तक अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो मैं उस पल में रह रहा हूँ, या मैं हमेशा आगे की सोच रहा हूँ, या हमेशा पीछे की सोच रहा हूँ। तो ये चीज मतलब मैं रखना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि वो वर्तमान बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाए कि एक्चुअली जिंदगी या जीवन एक्चुअली में है कहाँ पर, तो हमें ये पता लगेगा कि सब कुछ वर्तमान में है। बिल्कुल, तो वो जो कंटिन्यूटी है उसी को ही वर्तमान कह रहे हैं। मैं संबंधों में कल भी जी रहा था, मैं संबंधों में अब भी जी रहा हूं, मैं संबंधों में कल भी जीऊंगा, है ना। इसको इसको गणितीय विधि से कंप्रेस करने से कुछ निकलने वाला नहीं है कि अब वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो बेसिकली क्या है कि संबंधों में जीना आ जाए, मूल्यों का ज्ञान हो जाए, और वो जागृति जो है, मैं जागृति तक पहुंचू और परंपरा में जागृति आ जाए, ये प्रयोजन है। और हम ये जो वर्तमान है, वर्तमान तो चल ही रहा है, मतलब ये इस तरह से। अदरवाइज अभी जो गणितीय विधि से जो बाबा जी ने यहाँ लिखा कि वर्तमान की गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है, वर्तमान की तादाद या क्वांटिटी नहीं मिलती। तो एक्चुअल में वर्तमान जो है वो नित्य वर्तमान है, इस तरीके से हम देख पाए, जो पहले भी कहा था। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे हम सबका ध्यान जाएगा इस तरफ, तो मतलब हमारी भी अपनी अंदर से क्लैरिटी निकल कर आएगी। मेरा भी शोध ही चल रहा है भैया इसके ऊपर। मैं भी अगर ये कहूँ कि मैं बिल्कुल सारी चीजें समझ गया, ऐसा नहीं है। संजीव भैया, शायद इस पे इतना ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि जनरली बहुत अलग बात बोली जाती है। जनरली आपको तोड़कर ही देखने की बात करी जाती है, लिविंग एट अ मोमेंट, अभी है जो भी है, मतलब ये कंटिन्यूटी की बात तो कभी नहीं करी जाती। तो इसलिए ना ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इच्छा हो रही है कि इसको समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कैसे कंटिन्यूटी को आप रिजेक्ट करेंगे ना। अभी है नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी भी तो एक कंटिन्यूटी का हिस्सा ही है। तो ये जो बात है इसीलिए बहुत इस पे ध्यान जा रहा है कि बहुत हटके कही गई है, नॉर्मल बात नहीं भूली गई है। एक मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर इससे कुछ मतलब रेजोल्यूशन हो इस चीज का। एक तो है ना, मेरे ख्याल से ये जो समय का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है, एक तो आपने जैसे बताया कि क्रिया की जो अवधि है, ये तो हम सब समझ ही सकते हैं कि हर क्रिया की एक अवधि होती है, और उसी को हम विखंडन करते हैं तब हम उसमें से समय निकालते हैं। तो जैसे कि धरती घूम रही है तो उसका विखंडन किया हमने, उसमें से हमने एक रेफरेंस मतलब मेजरमेंट के लिए निकाला उसमें से समय। अब क्या होता है कि रचना विरचना जो हो रही होती है वो भी हम एक इस तरह का मेजरमेंट करते हैं कि पेड़ उगा और डेथ हो गई, या आदमी पैदा हो गई। तो इसका भी एक हम मापने के लिए हमने एक अपनी सुविधा के लिए हमने एक रेफरेंस बनाया हुआ है, उसको हम एक टाइम कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसी कॉन्सेप्ट को सुपर इम्पोज कर देते हैं रियलिटी पे, रियलिटी क्या है कि अभी तक हमारे पास जो रियलिटी प्रेजेंट की गई है वो दो ही तरह की रियलिटी प्रेजेंट की गई है। एक तो साइंस की तरफ से, भौतिकवाद की तरफ से रियलिटी आती है कि एक बिग बैंग स्टार्ट हुआ था, दुनिया कभी स्टार्ट हुई थी और ये खत्म हो जानी है। इसी को हम रेफरेंस यूज करते हैं कि ये जो प्रेजेंट है ये एक लीनियर, ये जो टाइम है एक लीनियर तरह से चल रहा है, और हम एक पॉइंट पे हैं इस प्रेजेंट में, और ये जो पल है ये हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसा ही मतलब आदर्शवाद में भी यही कहा जा रहा है कि एक प्रलय हुई थी, एक मतलब जन्म हुआ था इस सब सृष्टि का, और प्रलय होगी। तो वो जो कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी सुविधा के लिए किया था कि दिन का हम पता करें कि कितना टाइम हो गया, उसी को हमने रियलिटी पे सुपर इम्पोज, एग्जिस्टेंस पे सुपर इम्पोज कर दिया।
और उससे प्रेजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम कि वो पल जो है, जो एक लीनियर तरह से ये टाइम चल रहा है। एक्चुअली लीनियर जो वर्तमान जो यहाँ पे हम समझ रहे हैं वो वर्तमान ये है कि ये जो स्थितियां हैं, जो जो पदार्थ अवस्था है या प्राण अवस्था है या जो जीव अवस्था है या मानव अवस्था है, ये नित्य वर्तमान है। मतलब कि ये एग्जिस्टेंस में है, हमेशा ही है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब धरती के रेफरेंस में हम देखेंगे तो हमें ये निकल सकता है कि हाँ, पहले पदार्थ आया, फिर वनस्पति आया, फिर पौधे, मतलब जीव अवस्था आई, फिर मानव अवस्था आई। तो वहां पे ये टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन हम अगर एग्जिस्टेंस में, पूरे एग्जिस्टेंस में देखें तो कहीं ना कहीं हर धरती पे हाँ, ये चारों अवस्थाएं होगी ही होगी। मतलब किसी पे एक अवस्था होगी, किसी पे दो होगी, तीन होगी, चार होगी। तो वर्तमान, नित्य वर्तमान का मेरे ख्याल से तो यही मतलब है कि ये जो जितनी भी अवस्थाएं या जितनी भी सिचुएशंस है, ये हमेशा ही रहती है। तो जैसे मानव का आचरण है या मानव की जो ये सुख चाहने की जो इच्छा है, ये हमेशा ही रहती है। आप इसको विखंडन कर ही नहीं सकते, इसमें कोई मैथमेटिक्स लगा नहीं सकते। विश्वास की जो कामना है, जो सम्मान की कामना है, इसमें टाइम का रेफरेंस काम ही नहीं करता है एक्चुअली। तो नित्य वर्तमान मेरे ख्याल से तो वही है। और जो साइंस की विधि है, ये जैसे कि साइंस में जैसे मानव का अध्ययन हम करते हैं तो हम उसको मतलब कि किडनी को अलग करके देखते हैं, मतलब ब्रेन को अलग करके देखते हैं, उसमें ट्राई करते हैं कि हम इसमें निकालें कि मानव क्या है, उसको विखंडन विधि से ही पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम रियल में देखें तो मानव सिर्फ शरीर नहीं है, वो ये पूरी लाइफ जो है वो है। तो एज अ होल हम समझेंगे, वही वही मेरे ख्याल से है। तो विखंडन विधि से वो सब निकलने वाला नहीं है। तो विश्वास भी इस तरह से विखंडन विधि से नहीं समझ में आएगा, सुख भी विखंडन विधि से नहीं समझ में आएगा। यही मेरे ख्याल से कहने की इसमें कोशिश है। भैया भैया बहुत बढ़िया। आपने वो रचना विरचना के साथ में जो लिंक किया, तो उससे काफी मेरा भी एक तरफ ध्यान गया। तो जो मानव का भी शरीर है, एक सेकंड भैया बस, है ना, जो शरीर है उसमें रचना विरचना हो रही है और उसमें गणित लगेगा भी। लेकिन जो, जैसे हम शुरू से जब से जीवन विद्या में आए हैं, एक सेंटेंस हम देख रहे हैं कि मानव निरंतर सुख चाहता है। तो वो जो निरंतर सुख चाहता है, वो निरंतर में, अब वो गणितीय विखंडन विधि से कुछ निकलने वाला नहीं है। वो भूत, वर्तमान, भविष्य, वो एक कंटिन्यूटी में, तो जितने भी मूल्य हैं उनको जब हम सार्वभौमिक कह रहे हैं, तो सार्वभौमिक का मतलब ये है कि वो सार्वकालिक भी, हर काल में भी, है ना, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मानव में उन मूल्यों के साथ में जीने की चाहना। तो वो वाला जो मूल्यों वाला पार्ट है, उसमें जो है ये गणितीय विधि बिल्कुल भी नहीं चल रही। शरीर वाले पार्ट तक ठीक है। ऐसा रचना विरचना आपने बोला सुनील भाई, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। भैया मुझे भी एक बात ध्यान आ रही थी, सोम भैया के शिविर में वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जवानी से हम बुढ़ापे की तरफ जाते थे, बट जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी धीरे धीरे जवानी में आ रहे हैं। तो मतलब जवानी वर्तमान में ही रहती है, वो ह्यूमंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते इंडिविजुअली। तो उस तरह से उन्होंने ये चीज एक बार एक्सप्लेन की थी। तो इकाई के स्तर पर जो है वो स्थिति चेंज हो रही है, लेकिन अवस्था के स्तर पर वो ये मेरे को एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना था। बताइए। सब कुछ गैदर करने के बाद में सुनील भैया ने भी अच्छा समझाया। तो मेरे को एक ये समझ बनी कि जो भी यूनिवर्सली जो भी हो रहा है वो तो टाइमलेसनेस है उसके अंदर, उसमें टाइम नहीं है। टाइम का कॉन्सेप्ट तो हमारे स्तर पे है, हमारे लेवल पे है। और वो एक क्रिया वाली जो बात है वो बहुत इसके अंदर फिट बैठती है जो आपने बताई थी। तो जब हम उसका खंडन विखंडन करते हैं तो वहाँ पे वो जो तेजी वाला कॉन्सेप्ट के राइट अभी इसी मूवमेंट में मेरे को खुशी मिल जाए, राइट इसी मूवमेंट में मेरे को पैसा मिल जाए, और इसी मूवमेंट में मेरे इतनी स्पीड हो कि मैं यहाँ से दूसरी कंट्री पहुँच जाऊँ, तो वो जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहा है। ये समझ बना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
आप सब बधाई के पात्र हैं कि जीवन विद्या एक परिचय में जो बाबा जी का शिविर वाला पार्ट था पेज 86 तक का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है आप सबके साथ में मिलके। और अब अगली बार से जब हम बैठेंगे तो बाबा जी के साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस हुए थे, आगे के 25-30 पेज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स के। जैसे हमने ये पहले के शिविर वाला टाइम ये इसको स्टडी करके चर्चा की, ऐसे ही प्रश्न उत्तर की भी चर्चा अगले सैटरडे से शुरू कर देंगे। बढ़िया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सभी को नमस्ते। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। थैंक यू भैया।